आज के शो में। चीनी गंदुम के बाद सीमेंट सेक्टर में भी कार्टेल बेनकाब। मसाफकती कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सीमेंट सेक्टर यानी आपके सामने गंदुम, चीनी बहरान, कल पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से आपको बताया कि किस तरह से निजी ऑयल कंपनीज ने और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो लैक ऑफ ओवरसाइट थी, जिस वजह से अरबों रुपए का इस वक्त नुकसान पहुंचा आम अफराद को, और वो रिपोर्ट भी सामने आई पेट्रोल कमीशन की इस हवाले से। लेकिन आज आपके सामने कंपटीशन कमीशन यानी मसाफकती कमीशन की एक रिपोर्ट रखेंगे जो कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। इस गठजोड़ को बेनकाब करती है जो कि सीमेंट सेक्टर में है। ये रिपोर्ट किस तरह इसके तनाजुर क्या है, और इस सनसनीखेज इंक्वायरी रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर के अंदर कलूसिव प्रैक्टिसेस यानी सीमेंट सेक्टर के अंदर जो गठजोड़ है जिसके जरिए कीमतें ऊपर की जाती हैं या फिर जो सप्लाई कोटा है उसको कम किया जाता है, उसकी तमाम तफसीलात बेनकाब हुई हैं। इस रिपोर्ट के मंदरजात के ऊपर आपको लेकर आते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया, और ये इस हुकूमत में एक और कार्टेल है जो सामने आया। अब इस माफिया को शिकस्त कैसे देंगे इमरान खान साहब, ये हमारा सवाल होगा प्रोग्राम में। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 18 मई को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई। कंपटीशन कमीशन ने अप्रैल में ज़राए अबलाग में यह रिपोर्ट हुआ कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा सामने आया है, और ज़राए अबलाग रिपोर्ट में बताया गया, यानी उनकी मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि इजाफा सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की कार्टलाइजेशन की वजह से हुआ है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का इजलास हुआ और उसमें सीमेंट की बोरी 45 से 55 रुपए के इजाफे का ऐलान कर दिया गया, और हुकूमत को बताया यह गया कि सीमेंट की डिमांड में कमी की वजह से कीमत कम करके 450 रुपए कर दी है, जबकि इससे कबल सीमेंट की बोरी की कीमत 550 से 600 रुपए थी। सीमेंट की कंपनीज खसारे में जा रही हैं। ये सीमेंट जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स उनका मौकिफ था, और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। सीमेंट कंपनीज ने जो मौकिफ इख्तियार किया उसकी बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। रिपोर्ट में बताया गया कि हैरानकुन तौर पर सीमेंट की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ जब कोयले की कीमतों में कमी आई थी, जो कि एक बेसिक जो उसकी पैदावारी लागत का एक जुज होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर प्लांट्स कोयले पर चलते हैं, इसलिए सीमेंट की पैदावारी लागत में कमी आई। मार्च से जून के दौरान कोयले की कीमत में 16% कमी आई। कोयले की कीमतों में कमी का असर सीमेंट की कीमतों पर पड़ना चाहिए था, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया। और आली मार्केट के साथ पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में भी कमी आई, और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए और डीजल की कीमत में 27 रुपए तक कमी आई। सीमेंट की पैदावारी लागत में तवानाई का हिस्सा यानी जो उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें एनर्जी का जो हिस्सा है वो 50 से 55% तक होता है, और इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का असर भी सीमेंट की कीमतों पर भी पड़ना चाहिए था, यह रिपोर्ट में कहा गया। और इसी तरह शरह सूद की अगर बात करें, जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25% से कम होकर 8% हो चुका था। तो ऐसे वक्त में जब तमाम आप रॉ मटेरियल्स की बात करें, कोयला, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन समेत शरह सूद है उसमें पैदावारी लागत कम हुई, लेकिन सीमेंट की कीमत में इजाफे की वजह से गठजोड़ का शुबा साबित हुआ, या इस वक्त शुबा हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वजूहत जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से राब्ते किए। 20 मई और 12 अगस्त को मालूमात के लिए बाकायदा खतूत लिखे गए, और खतूत के जवाब में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मालूमात फराहम की, जिसका जायजा लिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ आया कि FED में तकरीबन 1500 रुपए फी टन से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। एक वजह यह बताई गई महंगाई की, और मौक़िफ़ में मजीद कहा गया कि जिसकी वजह से 1 जुलाई 2019 तक एक बोरी की में 25 रुपए का इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की वजह से सेल्स टैक्स में भी इजाफा हुआ। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ ये भी सामने आया, और एक्सेल लोड की पाबंदी की वजह से कोयले की ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंट की सप्लाई की लागत में इजाफा हुआ। रुपए की कदर में कमी की वजह भी बताई गई कि इससे इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ है, और पंजाब हुकूमत ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को पानी के भारी बिल भेजे, ये भी एक वजह बताई गई बाय द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कीमत में इजाफे की। चूने का पत्थर और मिट्टी की रॉयल्टी में 100% का इजाफा कर दिया गया, यह भी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स से मौक़िफ़ आया, और गुज़िश्ता साल शरह सूद ज़्यादा रही जिसकी वजह से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट में इजाफा हुआ। हुकूमत की तरफ से जो पैकेज दिया गया, जो पैकेज कंस्ट्रक्शन के हवाले से दिया गया था, उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि उसका कोई बराह रास्त फायदा सीमेंट सेक्टर को नहीं हुआ। हाँ, बिल्डर्स को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जरूर हुआ, लेकिन सीमेंट सेक्टर को बराह रास्त फायदा नहीं हुआ। और महंगाई में इजाफे का कंपनियों की पैदावारी लागत पर असर पड़ा, और मौसम की तब्दीली भी वजह बताई गई कि डिमांड और सप्लाई में, जिसकी वजह से तब्दीलियां रोनुमा हुई। इसी तरह से
जो सीमेंट सेक्टर्स ने ज्यादातर वजूहात बताई, उस रिपोर्ट में लिखा गया इन ज्यादातर वजूहात का ताल्लुक एक मखसूस मुद्दत से बताया गया। ये अगर इन वजूहात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो जून 2019 में सीमेंट की कीमत में इजाफा हुआ, इस रिपोर्ट में लिखा गया, और इस्लामाबाद में 11.4%, लाहौर में 18.6% और कराची में 5% का इजाफा हुआ। इन वजूहात का अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते में कीमतों में इजाफे से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया। और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और एक सीमेंट कंपनी के रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए 2 टीमें बनाई गई। जो टीम ने मवाद सर्च किया और जो उस पर मामलात व्हाट्सएप ग्रुप्स के हैं, वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरह से जो अहम शवाहिद हासिल किए वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स शामिल किए गए, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के आपस में माबैन ताल्लुक और राब्ते हुए, उसकी तफसीलात भी आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस जो शवाहिद मिले कंपटीशन कमिशन को, उसके तहत उसने आगे कार्रवाई का मुतालबा किया है और इंक्वायरी में जो इस वक्त ये कहा है कि जो ओहदेदारान हैं या जो भी इस वक्त कंपनीज हैं जो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस में मुलव्वस हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे होगा क्या? एक और इस वक्त गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। इस गठजोड़ के बेनकाब के बाद क्या इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज होंगे, नहीं होंगे, यानी इस रिपोर्ट को, इस एक्शनेबल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कोई एक्शन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये सारे अहम सवाल उठाते हैं। हसन बख्शी साहब साबिक चेयरमैन आबादी प्रोग्राम में साथ हैं, जैगम खान साहब सीनियर तर्जनिगारी प्रोग्राम में साथ हैं। हसन बख्शी साहब, आज से ताल्लुक रखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। आप लोग अक्सर कंप्लेंट्स करते रहे हैं और मेरे इल्म है कि आपने ऊपर हाई अथॉरिटी से भी कंप्लेन की कि सीमेंट सेक्टर में कार्टेल है। इस रिपोर्ट में तो आ गया है, अब इसके बाद क्या होगा? हसन बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जैसा कि आपने एक ब्रीफ बताया, थोड़ा सा ब्रीफ मैं भी बताना चाहता हूँ और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस मुल्क की चंद जो पैसे वाले लोग हैं इस मुल्क के जनरल आवाम के साथ, पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। ये मैं रिटेल प्राइस से कोट कर रहा हूँ। सिंध में, सदर्न रीजन में, इनका जनवरी में रिटेल प्राइस था 705 रुपये पर बैग। जून में बजट में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 25 रुपये इन पे एक्साइज कम किया पर बैग। इन्होंने पब्लिक को पास ऑन किया 15 रुपये। 15 रुपये पास ऑन करने के बाद अक्टूबर में इन्होंने ये 15 रुपये फिर बढ़ा दिए, यानी ये प्राइस ले आए 705 रुपये। अब जो 705 रुपये का ब्रेकअप है, इसमें चूंकि ये इनके होलसेलर रिटेलर होते हैं, 30 रुपये नफ़ा उनका है, 30 रुपये ट्रांसपोर्ट है, सेल टैक्स 102 रुपये है, FED 75 रुपये है, ये बनते हैं 237 रुपये। यानी 468 रुपये का सीमेंट बैग ये पाकिस्तान में सिंध रीजन में बेच रहे हैं। और यही बैग बाहर ये एक्स फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये 192 रुपये 192 रुपीस का बेचा जा रहा है। यानी 250% ज़्यादा ये पाकिस्तानियों को बैग बेचा जा रहा है। अब नॉर्दर्न रीजन आ जाए पंजाब में इनकी रिटेल प्राइस है 560 रुपये फी बैग। इसमें भी आप निकाल दें रिटेलर का नफ़ा 30 रुपये, ट्रांसपोर्ट 30 रुपये, सेल टैक्स 75 रुपये और FED सेल टैक्स 95 रुपये और FED 75 रुपये। और यानी सीमेंट के 330 रुपये पर बैग लिए जा रहे हैं। और अब देखिए, आप फ़र्क देखिए, बाहर हम भेज रहे हैं 192 में, नॉर्दर्न एरिया में बेच रहे हैं 330 रुपये में, और सिंध रीजन में बेच रहे हैं 468 रुपये में बैग, अलावा टैक्सेस। ये क्योंकि सिंध में ये कार्टेल बहुत मजबूती से काम कर रहा है और चंद बड़ी जो सीमेंट मिले हैं जिनके पास मेजर प्रोडक्शन है, उन्होंने गठजोड़ बनाया हुआ है और किसी को उसके नीचे बेचने नहीं देते। इसी तरह पंजाब में ये कार्टेल इतना मजबूत नहीं है और जिसकी वजह से कभी कभी प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। जो एक आदमी जिसको थोड़ा कैश लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, वो सस्ता बेचना शुरू कर देता है, इस कार्टेल से बाहर आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि जो जिसका आपने कहा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आबाद ने प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की थी, कंप्लेन की थी कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो उनका ख्वाब है और पाकिस्तान के आम आदमी का हक है, फंडामेंटल राइट है एक मकान, ये ख्वाब ही रह जाएगा कि अगर हम सीमेंट और स्टील के कार्टेल को तोड़ नहीं सकेंगे। और मैं ये कहूँ कि जिस तरह शुगर का आपने कहा, दूसरी चीज़ों का आपने कहा, आटे का कार्टेल कहा, ये उससे बड़ा कार्टेल है जो सीमेंट और स्टील में है। मैंने आपको फिगर्स दे दिए कि एक प्रोडक्ट जो पूरे पाकिस्तान में बन रहा है वो बनने के बाद बाहर जा रहा है 192, उस पर मैंने कोई टैक्सेस नहीं लगाए और हमको मिल रहा है 468। इसी तरह वही प्रोडक्ट पंजाब में मिल रहा है 330 और हमको 468। तो मैं समझता हूं कि तमाम वो लोग जो ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के कार्टेलाइजेशन को ना सिर्फ अनर्ट करें बल्कि इनको
इनकी तहकीकात करके जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा दी जाए। सही है, यही हम सवाल उठाएंगे। अभी ज़ैगम खान साहब भी साथ होंगे कि कानून के तहत, क्योंकि जो फैसला हुआ है इस वक्त कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पर सिफारिश उसके मुताबिक आगे होगा क्या, क्योंकि एक सवाल बड़ा अहम है कि इससे कबल भी इस पर पेनल्टीज हुई हैं बहुत से सेक्टर्स को, लेकिन वो ज्यादातर जो स्टे ऑर्डर्स हो चुके हैं। तो जो अपनी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी है उसके ऊपर बड़े अहम सवाल उठते हैं। इस ब्रेक के बाद हम उठाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आज एक और सेक्टर, सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तफसीलन अगर आपको बताएं, कल हमने इस पर प्रोग्राम किया था किस तरह पेट्रोल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें तफसीलन बताया गया कि अरबों रुपए कमाए गए और एक माफिया ने मिलकर इस वक्त कमाए, और उसमें जो आपकी मिनिस्ट्री का रोल था, जो ओवरसाइट का किरदार था, वो बिल्कुल अदा नहीं हुआ। आज एक और सेक्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले गंदम माफिया आ चुकी है तहरीक इंसाफ हुकूमत में, चीनी माफिया बेनकाब हो चुकी है। एक्शन क्या हुए हैं ये सवाल इस वक्त है। बेनकाब करना क्या काफी है? इस रिपोर्ट में यानी जो जिस तरह बताया गया कि तफसीलन पहले तो रिकॉर्ड जब्त हुआ और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को FIA को दिया गया ताकि वो जांच पड़ताल कर सके। इस रिकॉर्ड के अंदर यानी इस टीम ने तमाम मवाद जिसमें स्मार्टफोन, दस्तावेजात और कंप्यूटर शामिल है कब्जे में लिए और स्मार्टफोन के डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए FIA से मदद ली गई। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मालूमात जमा हुई वो रिपोर्ट का अहम हिस्सा है और कब्जे में लिए गए दस्तावेजात, ईमेल और व्हाट्सएप पर की गई बातों का जायजा लिया गया। ये व्हाट्सएप जो गुफ्तगू हुई, ये बात सामने आई कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां गठजोड़ के जरिए मार्केट की कीमतों में रद्दोबदल करती हैं और शवाहिद मौजूद हैं कि 2019 और 20 में मुख्तलिफ मौके पर गठजोड़ करके नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन में कीमतें बढ़ाई गई और इन कंपनीज ने व्हाट्सएप पैगामात और ईमेल पर किए गए फैसलों की पासदारी भी की, यानी जो उनकी चैट्स हुई आपस में उस बुनियाद पर जो फैसले हुए उनकी पासदारी भी की। इंक्वायरी रिपोर्ट में 12 मई को गठजोड़ करके कीमतों के तयन करने के लिए व्हाट्सएप पैगामात का भी जिक्र किया गया और इस फैसले को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने का भी कहा गया मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। वफाकी इदारा शुमारियात यानी फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का डेटा का जायजा लिया गया तो पता चला कि जो फैसले हुए थे व्हाट्सएप पर, उन्हीं फैसलों पर मनोन अमल दरामद हुआ और 16 अप्रैल से 19 जुलाई तक इस्लामाबाद में सीमेंट की बोरी कीमत में 57 रुपए का इजाफा, लाहौर में 47 रुपए और पेशावर में 70 रुपए का इजाफा किया गया, 17 रुपए का। और इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ने 17 अगस्त 2020 को मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान व्हाट्सएप पैगामात भी सबूत के तौर पर सामने रखे और इसमें बताया गया कि मुख्तलिफ कंपनीज के अहदेदारान मॉनसून की बारिशें और मुहर्रम की वजह से कीमतों में गिरावट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनी से अहदेदार ने तजवीज़ दी है कि कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कंपनीज को अपना कोटा यानी जो मार्केट में सप्लाई है उस सप्लाई को कम कर देना चाहिए ताकि प्राइसेस जो इस वक्त अगर गिर रही हैं तो उनको सपोर्ट दी जा सके। ये तमाम कार्टलाइजेशन के मुख्तलिफ वाक़े जो सामने आए हैं, लेकिन ज़ैगम खान साहब, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये काम कर दिया। सर, हिस्टोरिकली देखा है जो प्रेसिडेंट है कि ये जो फाइन्स होते हैं बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। ज़्यादातर लोअर कोर्ट्स में चैलेंज हो जाते हैं मामलात और उसके बाद स्टे हो जाते हैं और इतना फर्क भी नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है इस दफा क्या कोई रेडिकल चेंज होगा या ये भी एक माफिया एक्सपोज और खत्म? जी ज़ैगम खान साहब। जी ज़ैगम खान साहब, तब मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, ज़ैगम खान साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। इस वक्त हम इतनी देर में रिकनेक्ट करते हैं ज़ैगम खान साहब के साथ। हसन साहब, मैं जो इनके प्रॉफिट्स देखे हैं मैंने क्यूमुलेटिव क्वार्टर के, तो टर्नओवर 77 बिलियन का है सीमेंट इंडस्ट्री का, जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो 5.6 बिलियन रुपीस का है। सर, फाइन अगर CCP करेगा तो वो 75 मिलियन का कर सकता है एक कंपनी के 10% टर्नओवर तक। दैट वोंट बी इनफ। आप तवक्को क्या रख रहे हैं इस पर, क्या होगा? सर देखिए, मेरे हिसाब से वक्त ये आ गया है, यही एक्चुअल काम हो रहा था कराची इलेक्ट्रिक का जी। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक के बारे में नेपरा कोई ऑर्डर करती थी, वो हाई कोर्ट से जाके बेहतरीन वकील करके स्टे ले लेता था और वो 5-5, 10-10 साल स्टे रहते थे और कराची इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी कर रही थी। एक केस लगा कराची बदअमनी का केस, जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब के पास नेपरा के जो नए चीफ आए, यंग मैन, उन्होंने कहा कि सर हम क्या करें, जो ऑर्डर देते हैं ये स्टे ले लेते हैं, हर कोर्ट स्टे दे देता है। तो जस्टिस गुलजार साहब ने ऑर्डर पास किया कि तमाम जो केसेस हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट में ले आएं और अब कोई लोअर कोर्ट स्टे नहीं देगा।
हम खुद सुनेंगे और इसका खुद फैसला करेंगे, क्योंकि ये एक आम इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, अभी भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको सिंध हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया गया और स्टे ले लिया गया कि वो उसमें जो चीज शवाहिद मिले वो यूज नहीं होंगे। तो ये सर, ये रुक नहीं सकता है जब तक जस्टिस गुलजार साहब या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन इसी तरह ले जिस तरह उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक के मामला पे लिया। वो लगा दे सारे पाकिस्तान के केस। बहुत आसान है, देखिए, किसी को उलझाना है, आप 10 कोर्टों से मुख्तलिफ स्टे ले लें और 10 साल निकाल दें। पाकिस्तान में 10 साल जब चीज पुरानी हो जाएगी किसी को याद नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये जो आप फिगर्स कह रहे हैं कि इनका नफा, ये फज्ड फिगर्स हैं, ये इनका फोरेंसिक ऑडिट होगा तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। और ये पेनल्टी यकीनन जो आपने कहा 75 मिलियन, ये सोल्यूशन नहीं है। इसको अगर इन मामलात को सीधा करना है तो हमें वंस फॉर ऑल इनसे हेड ऑन करना पड़ेगा। और हेड ऑन करने का तरीका ये है कि इनको बुला के प्राइम मिनिस्टर साहब बोले कि भाई, आप जब दुनिया में 192 रुपए में सीमेंट बेच रहे हैं एक्स फैक्ट्री, तो पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जो 468 रुपए में और 330 रुपए में बेच रहे हैं? क्यों? वरना मैं यानी प्राइम मिनिस्टर इसको इंपोर्ट अलाउ करें। देखिए, जब इंपोर्ट अलाउ होगा, ये क्यों इनकी मनमानी चल रही है? ये इसलिए मनमानी चल रही है कि कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया से, और दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है। जहां से अच्छा और सस्ता माल मिलेगा वहां से अच्छा और सस्ता माल की रसाई होनी चाहिए। जब ये चीज खुल जाएगी सफान साहब, तो यकीनन आप समझे, ये नहीं, बाकी भी जो तमाम माफिया है उनको पता लग जाएगा कि हमें काम करना है, हमें इंटरनेशनल प्राइसेस को compete करना है। पाकिस्तान में आपकी पर कैपिटा इनकम $1350 और दुनिया में है, यूरोप में $20,000। वहां सर ये सीमेंट मिल रहा है, ये जो मैं कह रहा हूँ 192 रुपए में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ हो रहा है ये 468 रुपए में। कैसे आदमी घर बनाएंगे? ये रिपोर्ट तो सामने आ गई। ज़ैगम खान साहब, आपकी तवक्को क्या है? क्योंकि इससे पहले चीनी के क्राइसिस पे रिपोर्ट आई, तो एक तहकीकाती रिपोर्ट गंदम पर आई, तो पावर सेक्टर के ऊपर, पेट्रोल क्राइसिस के ऊपर IPPs, आज ये इस वक्त सीमेंट पे आ गई है। तो व्हाट आर योर होप्स फ्रॉम दिस, ज़ैगम खान साहब? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ तक तो बात बहुत मायूस कुन है, अगरचे आधी बात उम्मीद अफजा है कि कम से कम रिपोर्ट आई, एक ऐसी तहकीक हुई। इस कार्टेल के बारे में तो ऐसी तहकीक पहले नहीं हुई थी। बख्शी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इस कार्टेल के बारे में तो एक तहकीक की हद तक तो ब्रेक थ्रू है। लेकिन क्या बात इससे आगे बढ़ेगी, इसके कोई बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये कार्टेल जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे इनकी बेपनाह ताकत है। और एक ट्रेंड जो पाकिस्तान में 1980 से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला गया, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म का, यानी सरकार के साथ सरमायादार के गठजोड़ का। वो सरमायादार या तो खुद सियासतदान बन गया है या सियासतदान सरमायादार बन गया है, या दोनों के दरमियान में कोई ना कोई अनहोली नेक्सस है, जिसकी वजह से वो जो चाहता है कर लेता है और वो अनअकाउंटेबल रहता है। अब यही, जैसे आपने शुगर की मिसाल दी, इस वक्त तालियां बजाई जा रही हैं जबकि नई फसल आ गई है। पूरा एक साइकिल, पूरा एक साल गुजर गया, शुगर वालों ने 200 अरब रुपए कमा लिए, 200 अरब रुपए गरीब लोगों से। एक तरफ से तो उस किसान से जिसकी इनपुट इतनी महंगी हुई है और उसको सिर्फ 190 रुपए मन के मिले, और उसे खुद को 110-120 रुपए किलो चीनी खरीदनी पड़ी। यानी कंज्यूमर का भी सत्यानाश किया गया, फार्मर का भी सत्यानाश किया गया, और कमाया किसने? पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों ने, जो कैबिनेट में भी बैठे हैं, असम्बलियों में भी बैठे हैं, मौसर तरीन लोग हैं, उन्होंने गरीब तरीन लोगों से 200 अरब रुपए हथियाया। गंदम की तो और भी कमाल की बात है कि 1400 रुपए मन गंदम हुकूमत ने जबरदस्ती ली और 3000 रुपए मन आटा उसी फार्मर को वापस खरीदना पड़ा। पूरा साल, अब देखें 7-8 माह गुजर गए और ये हालत हुई। अब फिर उसके बाद पेट्रोल का भी पीछे से स्कैंडल आया है, और फिर ये चौथा सीमेंट का आया है। अब ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जाकर किसी ना किसी तरह गरीब तरीन लोगों को हिट करती हैं। और इस साल में
वैसे तो इन 2-3 सालों में ही, लेकिन ये जो क्राइसिस का साल है जिसमें रोजगार नहीं है लोगों के पास, जिसमें लोगों की आमदनियां बहुत कम हो गई हैं, उसमें तो इस तरह का जुल्म जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा ज़ाकिर साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है इसके बाद, क्योंकि आपने जो बताया जिस तरह यकीन पर वो शुगर स्कैम हो, वीट स्कैम हो, पावर सेक्टर हो, IPPs हो और अब पेट्रोल हो और अब सीमेंट हो जो सामने आ चुका है, तवक्कात बढ़ती जा रही हैं इस वक्त हुकूमत से कि इन पर कोई एक्शन होगा, कोई डायनामिक्स चेंज हो जिससे इस पर मामला चेंज हो, तब्दीली आए जिसे कहते हैं, वो आएगी या नहीं आएगी? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन शवाहिद जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले, और वो शवाहिद ये बताते थे कि किस तरह गठजोड़ के जरिए सीमेंट सेक्टर में कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और एक बार नहीं 2019 और 2020 में कई बार ये कीमतें बढ़ाई गई नॉर्दर्न रीजन में और साउदर्न रीजन में। अब ये कीमतें जो बढ़ी, इसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इस पर रेट्स करके जो डेटा इस पर कब्जे में लिया, जैसे मोबाइल फोन्स थे, इसमें लैपटॉप था और दीगर चीज़ें, और उससे ईमेल और व्हाट्सएप एक्सचेंजेस देखे, बिलखुसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बातचीत हुई सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान, उनके अहदेदारान के दरमियान, उससे ये पता चला कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हीं दिनों में जब फैसले हुए कि कीमतें बढ़ानी है, कीमतें एग्जैक्टली उन्हीं दिनों में बढ़ी, और जिस पर फैसला हुआ कि सप्लाई को कम करना है, उन दिनों में सप्लाई कम हुई और अपना कोटा उन्होंने कम किया। तो एग्जैक्टली जो कलूसिव बिहेवियर थी उसके एविडेंसेस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हासिल हुए। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या इसकी ना तजुर्बेकारी, यानी इस पर लैक ऑफ एक्सपीरियंस या आप ना अहली कहें या क्या कहें, जिसकी वजह से आए रोज एक नया स्कैंडल सामने आता है, चीनी हो, आटा हो, इस पर पावर सेक्टर हो, डॉलर वाला मामला हो, दवाओं का मामला शुरू में सामने आया था, आज सीमेंट का मामला सामने आ चुका है। खुद वजीर आजम क्या कहते हैं कि उनको पहली बार तजुर्बा हुआ कि किस मिलकर कीमतें बढ़ाते हैं। उनके अपने अल्फाज, उन्होंने क्या कहा था चीनी के हवाले से, लेट्स हियर दिस। पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताती थी कि कीमत क्या है चीनी की, वही बेच रहे हैं, वही बताते थे कीमत क्या है, और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है। और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है, और जब कम होती है कीमतें ऊपर चढ़ी जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के महंगाई की जाती है। पहली दफ़ा तजुर्बा हुआ है ज़ाहिर खान साहब, ये तो ट्रायल एंड एरर तजुर्बा हो रहा है इस वक्त। अब इस तजुर्बे में तो इस वक्त अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है कौम का, एक्सचेकर का, ज़ाहिर खान साहब। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और ये बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है वजीर आजम साहब का। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं है। इसलिए अगर वजीर आजम कोई भी फैसला अपने तौर पर करें तो वो वैलिड नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की कैबिनेट देखें तो उसमें तो चीनी बैठी हुई है। पाकिस्तान की 40% चीनी जो है वो पाकिस्तान की कैबिनेट में बैठी हुई है। अगर वो कैबिनेट जिसमें पाकिस्तान की 40% चीनी बैठी हुई है वो ये कह रही है कि हमें पता नहीं था कि चीनी क्या कर रही है, तो इससे बड़ी आयरनी आप मुझे बताइए क्या हो सकती है। और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है टू बी फेयर कि जिसकी कैबिनेट में चीनी बैठी हुई है। पिछली जो 2 हुकूमतें थी उसके तो सरबराह चीनी में थे, वो भी इसी क्रोनी कैपिटलिज्म में थे, वो भी शुगर फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन उनके दौर में चीनी स्टेबल रही 5 साल जो है। लेकिन इस दौर में आके जब वजीर आजम साहब बराह रास्त इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है लेकिन उनके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो शायद उनको ज्यादा खुलकर खेलने का मौका मिला है। अब देखिए, इसके जवाब तो 2 ही हो सकते हैं, या तो करप्शन हो सकती है या फिर नाअहली हो सकती है। तीसरा इसका क्या जवाब हो सकता है, या तो ये है कि हुकूमत में शामिल लोग खुद माल बना रहे हैं, या ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हुकूमत कैसे करनी है। क्योंकि आप देखिए जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई 2 तरह से सिर्फ बढ़ती है। या तो महंगाई इस वजह से बढ़ती है कि एक जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर बढ़ गया, जो बड़े फैक्टर हैं कि पूरे की पूरी जो है पूरी की पूरी कीमतें चीजों के ऊपर जा रही हैं। या ये होता है कि क्राइम के जरिए से लोग गठजोड़ करके होर्डिंग के जरिए से, कार्टेलाइजेशन के जरिए से बढ़ाते हैं, जो इसेंशियली बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ रहा होता है। यानी आप कार्टेलाइजेशन को इल्जाम नहीं दे सकते
इंडस्ट्रियलिस्ट को जब मौका मिलेगा तो वो फायदा उठाएगा। आप होल्डर्स को ब्लेम नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका क्राइम नहीं है और दे शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट मैं फर्स्ट ब्लेम की बात कर रहा हूं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर गवर्नेंस अच्छी ना हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर ओवरसाइट के इंस्टीट्यूशंस अपने काम ठीक नहीं कर रहे, अगर आपकी पॉलिसियां ठीक नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री को कार्टेलाइज करने का मौका मिलता है। फिर होल्डर्स को वो सब कुछ करने का मौका मिलता है जो उन्होंने किया। तो ये बात सारी जो है वो हुकूमत के दरवाजे पर और गवर्नेंस पर ही जाके रुकती है। हसन बख्शी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ इससे कितना पेनल्टीज होंगी, ये तमाम चीजें और आगे क्या होगा तो हमने डिस्कस किया, इससे नुकसान कितना हुआ? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सबूत आ गए, ये उनके बकौल अब ये साबित हुआ कि ये हुई थी कार्टलाइजेशन। नुकसान कितना हुआ? खुद प्राइम मिनिस्टर के विजन को अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी आगे हैं, और ओवरऑल अगर एक्सचेकर या कॉम को बताएं तो कितना इसका सम कितना बनेगा? हसन बख्शी साहब, देखिए, मैं इसमें एक बात, पहले जो आपने सवाल किया था भाई से, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा जी। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज कम से कम ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले ये कार्टेलाइजेशन आज 6 महीने, साल, 2 साल की बात नहीं है। ये 20 साल से कारोबारी हल्के कार्टेलाइजेशन करते हैं। कभी सीमेंट की कीमत बढ़ाते हैं, कभी शुगर की बढ़ाते हैं, कभी घी की बढ़ाते हैं, कभी, पर इस पे से कोई पर्दा उठाता नहीं था। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा हुकूमत को भी और मीडिया को भी कि अब मीडिया खुल के आ रहा है और बात कर रहा है कि ये अंधेरे नगरी चौपट राज हो रहा है, और ये रिपोर्टें जो इंक्वायरी कमीशन की सामने आ रही हैं। अब आप कहते हैं नुकसान प्राइम मिनिस्टर के विजन को क्या हुआ, और इसका देखिए, मैं इसका फिगर में तो नुकसान नहीं दे सकता हूं, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मैं एक 5 मिलियन स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था, जिसमें मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट या मेरे प्रोजेक्ट की रेवेन्यू आप ये समझे 25 अरब था, मैं आज रुक गया हूं। मैंने कहा कि अगर मैंने ये, क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी हाउसिंग करते हैं, मैस हाउसिंग करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, तो मार्जिन थिन होते हैं बनिस्बत मैं अगर एक छोटा प्रोजेक्ट करूं उसमें मार्जिन ज्यादा होता है, तो मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं। तो मैं आज रुक गया हूं। आज वो पाकिस्तान में तमाम इन्वेस्टर जो बड़ी मैस पब्लिक ये अफोर्डेबल हाउसिंग करना चाहते हैं, वो सीमेंट और स्टील की इस कदर फ्लक्चुएशन की वजह से रुक गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो 2 ही हल होंगे, या तो वो बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे या तो उनको बीच में ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर के विजन को धक्का लग रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है, वो कैपिटलिस्ट लोग या वो काम करने वाले, वो कारोबार करने वाले इस कदर बड़ी फ्लक्चुएशन को देख के अपना नया सरमाया नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेट द मार्केट सेटल डाउन, कोई एक लेवल आ जाए जिस पे कंटिन्यूटी हो, ताकि हम पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग ये 6 महीने का काम नहीं है, ये 9 महीने का काम नहीं है, ये 3 साल लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कम से कम बनने में, और 3 बजट हमें फेस करना पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीज क्रिएट हो गई है कि हर कोई इस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ छोटा प्रोजेक्ट हो रहे हैं सही, और 30% अभी काम हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक है। डर रहे हैं इस वक्त। अगर 100% सब काम हो जाए ये तो आप समझें कि यहाँ सीमेंट मिलेगा, ना स्टील मिलेगा, प्राइसेस पे ना एल्युमिनियम मिलेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त के खिताम पे पहुंचा। हसन बख्शी साहब का भी और ज़ैगम प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये रिपोर्ट आपके सामने रखी है नाज़रीन, जो गेस्ट ने बात देगी वो और इस रिपोर्ट में जो लिखा है इसको समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हमने रखा सारे फैक्ट्स रखे कि इस रिपोर्ट में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की सीमेंट सेक्टर के हवाले से, उसमें मौजूद कार्टेल के हवाले से जो अहम तरीन इंकशाफात हुए, जिस तरह जिस वक्त कार्टलाइजेशन प्रूव हुई, अब इस पर एक्शन क्या होगा और क्या एक्शन ऐसा होगा जिसके बाद इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स पे फर्क पड़ेगा, या फिर एक फाइन होगा, एक पेनल्टी होगी, जो हम बता रहे थे कि इस वक्त 75 या 10% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर, और मामला यहाँ खत्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शुगर माफिया, वीट माफिया, पेट्रोल माफिया, पावर सेक्टर, IPPs, और अब सीमेंट कार्टेल हुआ है बेनकाब। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने सारे एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।